यह है ऑडियो प्रस्तुति केवल शैक्षिक, साहित्यिक और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और यह कहानी इश्क बकलोल नाम के नोवेल से लिया गया है जिसके लेखक देवेश पांडे जी है। हम बस इसका ऑडियो वर्जन लोगों को सुनाते हैं। इसमें प्रयुक्त मूल सामग्री पाठ, कहानी, पात्र, संवाद उनके संबंधित लेखक और प्रकाशक की बौद्धिक संपत्ति है। यदि किसी भी सामग्री के कॉपीराइट का उल्लंघन प्रतीत होता है तो कृपया हमें ईमेल द्वारा सूचित करें। हम तुरंत उस सामग्री को संशोधित या हटाने की कार्यवाही करेंगे। हम इस चैनल पर किसी भी प्रकार के व्यावसायिक लाभ हेतु कॉपीराइटेड सामग्री का दावा नहीं करते। अगर किसी के पास इसके कॉपीराइट हो और उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे स्ट्राइक देने से पहले संपर्क करें। लराना कंपनी। स्टोरी टेल। अब तक आपने सुना राजनैतिक के इस घिनौने खेल का नुकसान केवल छात्रों को उठाना पड़ रहा था। कहीं डर की वजह से पलायन कर चुके थे, अब आगे। कुछ साल पहले माधोपुर, जिला जौनपुर। सर्दियों में हर ओर हरियाली होती है। कहीं जमीन पीले पीले सरसों के खेतों से भरी नजर आती है तो कहीं गन्ने के लंबे लंबे लहलहाते छोटे छोटे गझिन घने खेत। आलू मटर का भी यही मौसम होता है। सर्दियां कड़ाके की पड़ती है और 10 बजे तक कोहरा छाया रहता है। राघव और दिनेश ऐसी सुबहों में अक्सर किशन के घर आया जाया करते थे। तीनों बचपन के लंगोटिया यार जो थे। एक ही स्कूल में पढ़ना, स्कूल के बाद इंटर कॉलेज की पढ़ाई, ग्रेजुएशन भी साथ ही साथ कंप्लीट की थी और एक अच्छी सी नौकरी की तलाश जारी थी, जैसा कि हर युवा का सपना होता है। गांव के खड़ंजे ईंट से बना रास्ता से होकर थोड़ा आगे बढ़ने पर बाईं ओर एक पगडंडी निकलती थी जिसके अंतिम छोर पर था किशन का घर। दुतल्ले 2 तल का मकान था जिसमें नीचे की ओर खुला आंगन, कोने में एक नलका और कौरा बालने गाय भैंसों को खिलाए जाने वाला कटा चारा की मशीन जो हाथ द्वारा चलाई जाती थी। गांवों में सुबह सूरज उगने के पहले ही हो जाया करती है और खेती किसानी करने वाले ठंडी गर्मी या बरसात की परवाह न करते हुए अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। हाँ, नहाना खाना 9 बजे के पहले न होता था। राघव और दिनेश ने आंगन में प्रवेश किया तो सामने रामानुज काका, जो किशन के पिता थे, को दातुन करते देखकर प्रणाम किया। ठंड की वजह से राघव और दिनेश ने स्वेटर पहने हुए थे। दोनों ने मफलर लपेटने के बावजूद एक शाल ओढ़ रखी थी और शाल में उन्होंने एक एक लौटा इस तरह पकड़ रखा था जो दिखाई न दे। गोड़ लागी चाचा, शाब्दिक रूप से पैर पड़ते हुए राघव और दिनेश ने सम्मिलित रूप से कहा। यह गांवों में बिना झुके भी सम्मान और आदर दर्शाने का तरीका होता है जिसमें बिना चरण स्पर्श किए भी काम चल जाता है। खुश रहा बचवा। मुंह से कड़वे नीम को थूकते हुए रामानुज काका ने आशीष दिया। किशन कहाँ है चचा? दिनेश ने मफलर मुंह पर लपेटते हुए कहा। रामानुज काका ने सर्वप्रथम नीम के दातुन को मुंह से निकाला और लौटे के पानी से धोया। दातुन को दांत से थोड़ा सा फाड़ा और दोनों हाथों से खींचकर दातुन के बीच से 2 फाड़ किए और उनकी ओर देखा। पीछे अंगना में कौड़ा अलाव ताप रहा है। जाय के मिल लियो कहकर दातुन की एक फाड़ को धनुष की तरह मोड़कर जीभ पर रखकर घिसने लगे और इसी के साथ उनके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगी, मानो उल्टी होने वाली हो, किंतु चिंता का कोई विषय नहीं था। ये देसी तरीका था जीभ घिसने का। अंगने में पहुंचते ही पहली नजर में किशन अलाव के सामने हाथ सेंकते हुए नजर आया। उसके बगल में अलाव के पास एक पानी से भरा लौटा रखा हुआ था, शाल ओढ़ रखी थी। आंगन में 3 चारपाइयां भी पड़ी थी। यहाँ भी कोने में 4 फुट की चारदीवारी बनी हुई थी जिसमें नलका था, हैंड पंप। वह अलाव में लकड़ी से कुछ खोद रहा था। का कर रहा है? राघव ने किशन को आवाज देते हुए कहा। पानी गर्म करके हाइड्रोजन बम बनाने की खोज कर रहा हूं, उसने अलाव खोदते हुए बिना पीछे मुड़े कहा। अब दोनों नजदीक आ गए और अलाव के आसपास घेरा बनाकर उकड़ू बैठ गए। जलते अलाव की गर्मी से बहुत राहत मिली। अपने अपने लौटे भी उन्होंने अलाव के नजदीक रख दिए। अबे पीढ़ा मंगवाएगा कि ऐसे ही मटिए में लौट मार के बैठ जाए? राघव ने सफेद मिट्टी को देखते हुए कहा, जो अलाव से सूख चुकी थी। आमतौर पर ओस में भीगी और ठंडी रहती है ये मिट्टी, किंतु अलाव की गर्मी पाकर सूख चुकी थी। मेहमान ही आए हो कबे, पीढ़े के बगैर टिका नहीं सकते का? गायट खौरही के और मखमले के भगवा, किशन ने कहावत कहते हुए कहा। वो सब छोड़ सारे, सब निपटाइले, 12 बजे ही बस से बादशाहपुर चलना है।
याद भी है कि भूल गया। दिनेश ने भी एक लकड़ी उठाई और अलाव खोदने लगा। अवे अपने जैसन भुलक्कड़ समझे होगा। और तू ससुर वहां से मत खोद अलाव को, वही भाटा बैंगन डाले है, निकल आएगा बाहर। किशन ने अलाव खोदने वाली डंडी जलती ही दिनेश की ओर घुमा दी। अबे हुआ देगा का। बचने के चक्कर में दिनेश पीछे ही गिर पड़ा। अबे इसमें तो आलू भी डाला है। राघव को आलू भी दिखा। अबे पहले जो करने आए हो वो करने चले। आलू बैंगन का चोखा तो बाद में भी खा लेंगे। किशन ने अपने लौटे की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, पानी भी गुनगुना हो गया है, अब सही समय है आपके हाइड्रोजन बम की खोज का। राघव ने लौटे के पानी में 2 उंगलियां डालकर पानी की तासीर की जांचते हुए कहा। देख, पहले ही कह रहा हूं, मैदान में चलना हो तो चलो। ऊख गन्ना में कल सियार बच्चा दिया है, पिछवाड़ा फाड़ देगा। रात भर हुआ की आवाजें आ रही थी। किशन ने कहा। अबे तो ऊख में सियार नहीं तो का हिमेस रेशमिया बोलेगा। दिनेश की इस बात से सभी की हंसी छूट गई। तीनों ने अपने अपने लौटों को शाल के अंदर बहुत ही शातिराना अंदाज में छुपा लिया और आंगन से बाहर निकल लिए। प्रेम विवाह के चलते युवती से नाराज परिजनों ने की युवती और उसके प्रेमी की हत्या। राघव ने अखबार की खबर पढ़ी और कसैला मुंह बनाया। जब साले गाट में ना ही कूदा तो काहे लंका में कूदा। किशन ने खबर पर टिप्पणी देते हुए कहा। काम ही मार खाने वाला किए थे। सनीमा देखकर लइका लइकी सारे पगलाए गए हैं सब। आखिर ऊंच नीच भी तो कोनो चीज है कि नाही। यह सब करना है तो जाए के मरो ससुर शहर में, लेकिन गांव में गंद न फैलाए। छुट्टन ने अंगीठी पर रखे चाय के भगोने में से चाय को कड़छी से अंदर बाहर उछालते हुए कहा। यह छुट्टन की दुकान चौराहे पर स्थित थी। गांव में एकमात्र यही स्थान था जहां 4 अखबार आते थे। चौराहे पर होने के कारण भीड़ भी काफी रहती थी। संझा सवेरे छुट्टन 45 के आसपास का व्यक्ति था। माथे पर गमछा बांधे, हाफ बाही की सफेद बनियान पहने रोज भोर सवेरे ही दुकान खोल लेता था। गांव के बूढ़ों से लेकर युवक और नई नई मूंछों के नाम पर रोम उगाए लौंडे भी यहाँ मिल जाया करते थे। यहाँ आपको चाय, समोसे, ठंडा से लेकर 4 तरह के अखबार, देश विदेश की खबरें और उसका गांव के अनुभवी और बिन अनुभवी लोगों से विश्लेषण तक आसानी से मिल जाएगा। छोटा सा कमरा और बाहर अंगने में 4 लंबे लंबे लकड़ी के टेबल, जहां सभी तरह के विश्लेषक अर्थात ग्राहक बैठा करते थे। बाहर वाले बाकड़े पर राघव और किशन चाय पीते हुए खबरों पर नजरें गड़ाए बैठे थे। अभी दिनेश पहुंचा नहीं था। अबे ओ किशन, बसवा चौराहे पर पहुंचे वाली है, ई दिनेश कहाँ रही गया। राघव ने अपने चाइना के मोबाइल में समय देखते हुए कहा। यही तो इसकी गंदी आदत है, कभी बखत पर ना ही पहुंचता। किशन की नजरें गांव की ओर ही थी। तभी दूर से कच्ची सड़क पर धूल का गुबार उड़ता सा दिखा। अरे 12 बजे वाली आई गई बे। किशन ने राघव की आंखों के आगे से अखबार लगभग खींचते हुए कहा। मंगल भवन अमंगल हारी ई। राघव का फोन बजा। अबे दिनेशवा का फोन है, कहते हुए राघव ने फोन रिसीव किया। अबे बसवा रोके रखना, खड़ंजे पर ही हूं। फोन पर दिनेश ने हांफती आवाज में निर्देश दिया। तब तक बस छुट्टन की दुकान पर पहुंच चुकी थी। बस के रुकते ही अचानक पता नहीं कहां से हाथों में झोले, बैग, पेटियां लटकाए हुए लोग प्रकट हो गए। अंदर की सवारियों के उतरने के पहले ही बाहर की सवारी अंदर की ओर घुसने लगी। अरे पहले अंदर वालन के तो निकल ही दो, कंडक्टर ने घुड़कते हुए कहा। अरे कचर देव का, देख के उतराकर चचा। सब के सब एकदम उजड़ू ये हंस का। अरे समनवा कहाँ अंदर लई जात हस। बाट एकदम बकैद का। तत्स कहा कपारे पे लादी सामान। अरे पिछवा डिक्किया में डाल दनस, छते पे भी चढ़ाए दस। ऐसी आवाज़ों से वातावरण गूंजने लगा। कुछ देर की रस्साकशी के पश्चात बस सवारियों से भर गई और अब बस का इंजन घुर्र घुर्र करके बजने लगा। अबे बस जाने को है, किशन ने बस की ओर बढ़ते हुए कहा। अरे ओ ड्राइवर 2 मिनट रुका हो, एक दोस्त आने वाला है। राघव ने ड्राइवर को आवाज लगाई। टाइम होए गज, अब ना ही रुकेगी। कंडक्टर ने कहा। अरे दादा 5 मिनट रुक जा केवल, किशन ने मनुहार करते हुए कहा। ससुरारी आई हो का भाई, जो तोहरे खातिर बस रोके रही। ड्राइवर ने पीछे की ओर देखते हुए कहा और गियर डाला। यह देखकर
राघव दौड़कर बस के आगे खड़ा हो गया। कह रहे 5 मिनट, रोक दो तो काहे नहीं सुन रहे हो? 5 मिनट में का दिल्ली पहुंच जीबा कि कौनो फ्लाइट छूटे वाली है? राघव ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा। अब तमाशा सा लग गया बीच सड़क पर। राघव हटने की मुद्रा में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हट जा नाही तो चढ़ाई दे ऊपरे, ड्राइवर ने झल्लाते हुए कहा और पान की पिचकारी बाहर की ओर फेंकी। अरे दिनेश आ गया, अरे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ सारे, घोड़े में मेहंदी लगाए रखी है का? किशन ने दिनेश को दूर से देखकर चीखते हुए आवाज दी। दिनेश दौड़ने लगा और हाँफते हाँफते बस तक पहुंचा। अरे भाई भरत मिलाप होई गज होए तो बसवा में चढ़ के कृपा कर महाराज। बस की खिड़की से एक सफेद मूछे वाले बुढ़ू ने कहा। मुंह में पान इस कदर भरा हुआ था कि मानो बोलते ही पिचकारी छूट पड़ेगी। अरे पहले मोहना अंदर लेल्स, हमरे ऊपरे थूक देब्स का, दिनेश ने सावधानी बरतते हुए कहा और बस में प्रवेश किया। पीछे पीछे राघव और किशन भी अंदर आए और इसी के साथ ऊंच खाल रास्तों पर रोडवेज की बस धूल उड़ाते चल पड़ी। अरे अब आगे से हटब्स के एहर खड़े खड़े गढ़ा कर देब्स खड्डू, दिनेश ने दरवाजे के आगे ही खड़े गमछा लपेटे व्यक्ति से कहा। ज्यादा रोबैती झंझाड़, यहां समझे, कहाँ जाना है बताई दो, कंडक्टर ने कहा और टिकट के लिए आगे बढ़ा। बादशाहपुर, राघव ने कहा और पैसे आगे बढ़ा दिया। कोने वाली जगही में सरक जास, काका और काकी बैठे हैं, अभी आगे चौराहा पर उतर जाएंगे तो बैठ जाना। और श्री दिनेश उसे कुछ कहता कि राघव ने हाथ पकड़कर चुप रहने का इशारा किया। वैसे ही तमाशा कुछ ज्यादा ही हो गया था। तीनों चुपचाप कोने की ओर घिसकते हुए आगे बढ़ गए। नवरंग सिनेमा, दोपहर 3 बजे का शो छूट गया था। शाम के 5:30 बज रहे थे। बादशाहपुर की गिनती छोटे शहरों में आती थी, जहां प्रमुखतया बाजार होते हैं या फिर स्टेशन, जहां से प्रदेश के अन्य स्थानों से संपर्क बनाए रखना सरल होता है। बढ़ते मॉल एवं मल्टीप्लेक्स की चकाचौंध अभी ऐसे शहरों तक नहीं पहुंची थी। यहाँ केवल सिंगल स्क्रीन्स का ही बोलबाला होता है। दिनेश, राघव एवं किशन भी सिंगल स्क्रीन से निकल ही रहे थे। शुक्रवार होने के चलते भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। देखो भाई आवन, जावन का खर्चा मेरा था, मैंने किया और करूँगा, और दिनेश ने भी फिल्म का टिकट लिया। अब बचा तू किशन, खाने का खर्चा तेरा, राघव ने अपनी हल्की बाहर आई तोंद को सहलाते हुए कहा। हाँ चलो, कहाँ चलना है? किशन ने अपनी सस्ती जीन्स के पीछे वाली जेब से बटुआ निकाला और कुछ रुपए निकालकर शर्ट की ऊपर वाली जेब में रख लिए। कचौड़ी, समोसा, छोला खाऊंगा मैं, राघव ने बाजार में मौजूद खोमचों की ओर देखकर कहा। अबे अटर बम काहे भूल रहा है, वो भी चाहिए, दिनेश ने मुंह से लार टपकाते हुए कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो फिर आगे कपड़ा मार्केट में, वहां सब मिलेगा, और जल्दी जल्दी निपटाना। 7 बजे वाली बस छूट गई तो पैदल ही 16 किलोमीटर नापना पड़ेगा, किशन ने चिंतित स्वर में कहा। तीनों आगे बढ़ गए। सड़क छोटी थी बाजार की। सवारी होने वाली जिप्सियों और एकाध मोटरसाइकिल के अलावा केवल पैदल चलने वाले लोग ही थे वहां। तंग जगह होने के कारण भीड़ ज्यादा लगने लगती थी। मंगल बाजार कपड़ों और मिठाइयों के लिए मशहूर था। जिले जवार से लोग यहाँ आया करते हैं खरीदी के लिए। शादी के कपड़ों और मिठाइयों के लिए लोग यही आते थे। तीनों सड़क के किनारे स्थित एक छोटे से होटल की ओर बढ़े। अंदर कुछ लोग बैठे थे जो कुल्हड़ में चाय और समोसे के लुत्फ उठा रहे थे। कोने में बड़े से कूबड़ वाला टीवी लगा था, जहां समाचार चैनल लगा हुआ था। होटल के काउंटर सदृश टेबल पर ही बताशे, गट्टी, खील वगैरह का ढेर लगा हुआ था, जिसे एक जाली से ढंका गया था। बताशों की ओर पीली पीली खतरनाक दिखने वाली बरें एवं ततैये बड़ी संख्या में उड़ रहे थे। बर्रों का झुंड देखकर तो एक बारगी तीनों सहम ही गए। देख रहा है, वहां दुनिया भर की वर्रे है भैया, काट ले तो महीन मिट्टी में मूत के लगाना पड़ जाएगा, किशन ने हिचकिचाते हुए कहा। अरे आए जाओ भैया, घबराव ना ही काटेगा, कटहल नाही है ये सब, होटल वाले ने उन्हें हिचकता देखकर कहा, और इतना कहकर उसने डंडी में कील से ठोंका हुआ मेज साफ करने का कपड़ा जोर से वरों की ओर चला दिया, जिससे एक जगह झुंड बनाए हुए बरें तुरंत यहाँ वहाँ फैल गई। अब थोड़ी हिम्मत का संचार हुआ तो तीनों ने होटल में प्रवेश किया
और कोने वाले बाकड़े पर बैठ गए। स्टील के जग में रखे हुए पानी से बारी बारी से तीनों ने गलातर किया और ऑर्डर दे दिया। कुछ ही देर में पत्तों के बने दोनों में रखे छोले और समोसे उनकी टेबल पर आ चुके थे। यार, हमें तो बड़ा गुस्सा आ रहा था फिल्म में कटरीना पर। इतना बढ़िया गबरू जवान देसी लौंडे अक्षय अक्षय के छोड़ वो विदेशी लपुजन्ने के पीछे पगला रही थी। किशन पर अभी भी फिल्म का खुमार था। गुस्सा तो हमें भी आया था, लेकिन क्या कर सकते हैं। राघव ने समोसा तोड़कर छोले के दोने में डूबा कर मुंह में डालते हुए कहा, आहा फूफू। समोसे के अंदर का आलू अंदाजे से ज्यादा गर्म निकलने के कारण राघव का मुंह जल गया। अरे आराम से फूंक फूंक कर खाना, कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है, किशन उसे डपटते हुए बोला। कुछ भी कहो, हमें एक चीज बहुत ज्यादा पसंद आई, दिनेश ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सी? दोनों ने एक साथ ही कहा। अरे वो जब शिव कपूर इंग्लैंड के झंडे को चड्डा बनाकर पहनता है तो उसका दोस्त कहता है, तेरा तो साले कच्चा भी फिरंगी है। तो जवाब में शिव कहता है, कच्चा फिरंगी है तो क्या हुआ एट, तो देसी है। ये कहते हुए दिनेश ने अपनी कोहनी पर दूसरे हाथ की हथेली रखकर खड़ी मुट्ठी का अश्लील इशारा किया और इस बात पर तीनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। सही तो कहा था उसने, लेकिन फिल्म में यार वो शब्द ही म्यूट कर दिया था, नहीं तो मजा दुगुना आता, किशन ने हौंसते हौंसते कहा। म्यूट करने से क्या हुआ, उसके होंठ हिलाने और हाथ के इशारे से तो पता चल ही गया था। राघव ने अपना आखिरी कौर मुंह में डालते हुए कहा, चलो बहुत हो गया, देख अंधेरा हो गया है, चलो बस इस टाप पर, अब ठंड भी बढ़ने लगी है, किशन ने बाहर फैलते अंधेरे का अंदाजा लेते हुए कहा। होटल से हिसाब चुकता कर तीनों बाजार से बाहर निकल रहे थे। अब बाजार की दुकानों में बल्ब जलने लगे थे। चारों ओर पीले सफेद बल्ब की रोशनी काफी मनमोहक लग रही थी और ठंड भी बढ़ने लगी थी। अरे ओ 3 लंगूर, अचानक पीछे से किसी ने तेज आवाज में कहा। तीनों पीछे मुड़े। वो किशोर था, रामसराय सुकुल का बेटा और इनका दोस्त। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? किशोर उनकी ओर बढ़ा। किशोर का डील डॉल पहलवानों जैसा ही था और चेहरा सांवला किंतु कटाव लिए हुए था, जो उसे स्मार्ट बनाता था। वह सफेद शर्ट और जीन्स पहने हुए था, शर्ट के ऊपर हाफ पाही का स्वेटर और गले में मफलर। हमारी छोड़, तू क्या कर रहा है यहाँ? किशन ने कहा। अबे खरीदारी करने आए हैं गुरु, बड़के भैया का बियाह है ना अगले महीने, तो कपड़ा लत्ता सब खरीद रहे हैं, किशोर ने चहकते हुए कहा। तेरा हाथ तो एकदम खाली दिख रहा है, राघव ने निरीक्षण करते हुए कहा। अरे गुरु, बाबूजी और चाचा जी है ना आगे शर्मा की दुकान पर, सब उन्हीं के पास है। ठीक है, हम चलते हैं, बस का टाइम हो गया है, किशन ने घड़ी देखते हुए कहा। अरे ठहरो गुरु, तुम बस की चिंता नहीं करो, हमरे साथ ही चलो, बुलेरो लाए हैं। अपने हाथ से बाजार के कोने में खड़ी सफेद बोलेरो की ओर इशारा करते हुए किशोर ने कहा। बोलेरो देखकर तीनों की आंखों में चमक आ गई। चंदनवा के यहाँ तिलक था और गांव देहात में तिलक जैसे मौकों पर पूड़ी खाने वालों की चांदी होती है। वैसे तो सर्दियों में ब्याह के मुहूर्त कम ही होते हैं, किंतु फिर भी मुहूर्त बन ही गया था। चंदन, किशन, राघव और दिनेश का मित्र था, हम उम्र था, साथ ही साथ पढ़े लिखे थे। सर्दियों में पूड़ी खाने का अपना ही मजा होता है। गए ही वापस भी आ। रामानुज यूं तो न्योता खाने के बड़े शौकीन थे, किंतु उस दिन न्योते में गए और तुरंत महेंद्र ने भी सोचा, न्योते में जाने के लिए रामानुज को लेता चलूं। गेहूंवा कुर्ता और धोती कसे, कंधे पर गमछा रखे महेंद्र रामानुज के घर के बाहर पहुंचे। धोती कसे, कंधे पर गमछा रखे महेंद्र रामानुज के घर के बाहर पहुंचे। रामानुज से बड़ी गहरी दोस्ती थी। वैसे दूसरा कारण यह भी था कि अकेले जाने से थोड़ा संकोच होता है खाने में, 2 जन रहेंगे तो थोड़ी बेफिक्री रहेगी। रामानुजवास, चलो चंदनवा के हिया हो आए, महेंद्र ने रामानुज को घर के बाहर से आवाज लगाते हुए कहा। रामानुज अंगने में आए, हाथ में गमछा लिए हाथ और मुंह पोंछते हुए। यह तो महेंद्र की आशा के विपरीत था। उन्हें शंका हुई कि रामानुज भोजन घर में ही कर चुके हैं। रही सही पुष्टि रामानुज के मुंह से निकली डकार ने पूरी कर दी। भैया तुम चले जाओ, हम तो जाकर आ चुके, रामानुज ने कहा। काहे, खाना अच्छा नहीं बना था का? घर ही में भोजन किए प्रतीत होते हैं। महेंद्र,
का हृदय न्योते का मज़ा खराब होने की आशंका से धड़क उठा। पता नहीं, हमने तो चखा ही नहीं, रामानुज ने जवाब दिया। काहे, ऐसा क्या हुआ? कौनो लौंडा बदतमीजी किए का? अरे नहीं नहीं, भला हमसे कौन बदतमीजी करेगा, वो तो नया सिस्टम है ना आजकल। चला हुआ का कहते हैं उसे, जो हाथ में खाना लेकर खाने वाला बुफे सिस्टम, महेंद्र ने उत्तर दिया। हाँ, वही बफर सिस्टम। उसमें मज़ा नहीं आया। हम चले आए सब देखकर, मन नहीं किया खाने का, रामानुज ने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसा क्यों? महेंद्र ने गमछे से मुंह पोंछते हुए कहा। अरे भैया, वो बैठक वाली भारतीय पद्धति में जो मज़ा है वो बुफे में नहीं है। वहां जाकर देखे तो हर कोई लपका पड़ा है। अलग अलग डेगचियों पर लोगों का हुजूम यूं टूटा पड़ा है, मानो यह दुनिया का आखिरी न्योता हो। अनुशासनहीनता थी हर जगह। हमसे सहन नहीं हुई यह अनुशासनहीनता। भैया, जो सम्मान बैठक में बैठकर खाने में है, वो भला भिखारियों जैसे कटोरा लेके अपनी बारी आने का इंतजार करने में कहाँ है? रामानुज ने दुखड़ा सुनाया। न्योते का मान तो रखना ही होगा ना, महेंद्र बोला। सो तो है भैया, किंतु न्या, हाँ, न्योते में 50 रुपए लिखवा दिए हैं, लेकिन खाने को दिल नहीं किया। कमलेश वाह तो प्लेट लेके खड़ा रहा, रसगुल्ला मांगे किंतु मिला नहीं, 4 बार आवाज दिए किंतु कोई लौंडा नहीं सुना। भैया, हमारे में तो ऐसा अपमान सहने की क्षमता नहीं थी। आजकल के लौंडों को भला कहाँ सुनने की फुर्सत है। जुल्फें बढ़ाए, सलवार जैसन जींसवा पहने लपुझन्ने बने बैठे रहेंगे। सारे साले बाप दद्दे की इज्जत मिटटी में मिलाए दे रहे हैं। शहरी चोंचला गांव में चलाए रहे हैं, तो बताओ का जाए न्योता में खाने। रामानुज ने भड़ास निकालते हुए। सही कहे भैया, अच्छा तो हम भी हो आते हैं, न्योते का मान रख के, कहते महेंद्र मुंह लटकाए चलने को हुआ, किंतु कुछ सोचकर ठिठक गया। का हुआ? रामानुज ने कहा। वेचन मिला नाही घर पर, देखे हो का? महेंद्र ने प्रश्न किया। अरे तुमको नहीं पता का? वो भिनसारे सबेरे ही अपनी बहनिया के हिया प्रतापगढ़ गया है, रामानुज ने बरामदे में रखे लकड़ी के तख्ते पर बैठते हुए कहा। अरे हाँ, याद नहीं रहा, अच्छा जाके आते हैं, कहकर महेंद्र आगे बढ़ गया। जल्दी आना, यही हूँ, तख्ते पर बैठा, रामानुज ने कहा। किशोर ने तीनों को चौराहे तक उतार दिया। चूंकि किशोर का घर गांव के दूसरे छोर पर था, इसलिए उसने बोलेरो वहीं से घुमा ली। अब तीनों चल रहे थे। रात के 8 बज रहे थे, किंतु गांवों में 8 बजे भी 11 बजे जैसे हालात होते हैं। ऊपर से सर्दी का मौसम, कोहरे और ठंड की मार अलग से। इस समय तक सभी खाना निपटाकर सोने की तैयारी में रहते हैं। अब यहाँ बिजली की उम्मीद करना बेमतलब ही था। गिनती के 6 घंटे बिजली दर्शन देती थी। आसमान साफ था और चंद्रमा पूरी गोलाई में होने के कारण दुधिया रोशनी से मार्ग दिख रहा था। चौराहे की दुकानें बंद हो रही थी। दुकानों में लगे इन्वर्टर बैटरियों के कारण थोड़ी जगमग अवश्य थी। दूर से जनरेटर के धड़ धड़ की हल्की आवाज आ रही थी, जिसके साथ ही रामायण की चौपाई की धुन भी गूंज रही थी, जो शर्तिया चंदनवा के यहाँ न्योते की निशानी थी। खरीदारी में पैसा पानी की तरह बहाया है रामसराय चाचा ने, किशन ने आगे रास्ते की ओर देखते हुए कहा। मुखिया थे भाई, पैसा बड़ा कमाया था ग्राम विकास के नाम पर, राघव ने मफलर कसते हुए कहा। यही सब तो ले डूबा, हरिमनवा ऐसे ही थोड़ी ना सरपंच बन गया, दिनेश ने भी चर्चा में योगदान देते हुए कहा। बात और आगे बढ़ती कि तभी खेतों में से कोई एक सियार हुआ करते हुए चिल्लाया, जिसके प्रत्युत्तर में चारों ओर से सियार चिल्लाने लगे। शायद वे भी इन तीनों की तरह किसी गहन चर्चा में मशगूल थे। चलो जल्दी चलो, बाबूजी लाठी लेकर दौड़ा लेंगे, अभी मैदान भी तो जाना है, बहुत रात हो गई है। जल्दी निपट कर आते हैं, फिर चंदनवा के यहाँ चलते हैं, भरपेट पूड़ी कचौड़ी खाते हैं, राघव ने पेट सहलाते हुए कहा। का बेटवा, ई कौनो समय है आने का? जानी पहचानी आवाज सुनकर तीनों फौरन पीछे मुड़े। वो महेंद्र थे, जो चंदन के यहाँ से लौट ही रहे थे। बाबूजी, बस छूट गई थी, दिनेश ने पिता को सफाई देते हुए कहा। चलो चलो, मैं भी रामानुज के यहाँ ही चल रहा हूँ, कहते हुए महेंद्र भी तीनों के साथ हो लिए। सियार फिर चिल्लाए। सियरे सब पगलाए गए हैं का आज? महेंद्र ने टिप्पणी दी। तो कौन सा नीमा देखे आज बबुआ? महेंद्र ने किशन की ओर देखकर बात शुरू करने की गरज से कहा। सनीमा नहीं तो
कौनो सनीमा देखने ना ही गए थे चाचा। किशन सक्कपकाया। अब हमसे का छुपा रहे हो बेटवा? पढ़ाई तो खत्म कर लिए, नौकरी अभी लगी नहीं, 12 बजे के गए हुए हो और 8 बजे आ रहे हो, अब और का बताए। महेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, गए तो थे आवेदन देने के लिए, वन विभाग में रिक्रूटमेंट निकली है ना। आवेदन देने के बाद ही किशोर मिल गया था। बड़के भैया का ब्याह है ना अगले महीने, तो खरीदारी में मदद करने लगे। मार्केट में समय का पता ही न चला। दिनेश ने सारी बात बता दी, केवल फिल्म वाली बात बड़ी सफाई से गोल कर दी। ब्रजेश का ब्याह अगले महीने है और किशोर के देखुवार पर्व परसों आएंगे। अब तुम लोगन का विचार है? महेंद्र अब रामानुज के बरामदे तक पहुंच चुके थे। बरामदे में तख्ते पर रामानुज शाल लपेटे बैठे हुए थे। महेंद्र के साथ बच्चों को आता देख खड़े हो गए, शाल को कंधे पर दुरुस्त करते हुए। कावात है महेंद्र, बुढ़वन की संगत रास नाही आई रही, जो लॉन्डन के संगे घूम रहे हो। रामानुज ने छुटकी लेते हुए कहा, और तुम लोग कौनो काम धंधा नहीं है का? पूरा दिन कम पड़ गया था कि रात्रि भ्रमण भी शुरू कर दिए। रामानुज ने तल्ख लहजे में उन तीनों को देखते हुए कहा, अरे जाई दे रामू, लड़की है, अभी जिम्मेदारी उठाने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। जाओ बेटवा, निपट कर चंदनवा के यहाँ चले जाओ। महेंद्र ने रामानुज के गुस्से को शांत करने की गरज से कहा और बच्चों को इशारा कर दिया। तीनों तुरंत फुरंत में खेतों की ओर बढ़ गए। अबे ससुर, मैदाने जाए रहे हो, लौटा कौन तोहार ससुर लाएंगे? दिनेश ने किशन की ओर देखते हुए कहा। अरे चलो चुपचाप, टिल्लू के पास ही ठंडे की खाली बोतलें रखी है, किशन ने कहा। जियो किशन बाबू, राघव ने चहकते हुए कहा। 2 महले का मकान और चांद की दुधिया रोशनी से नहाई छत। छत पर 3 चारपाइयाँ और मोटी मोटी 3 रजाइयाँ पड़ी हुई थी। हवा बह रही थी। चंदनवा के घर से आते जनरेटर की आवाज़ भी शांत हो चुकी थी। पूरे गांव में केवल वही एक आवाज़ कुछ देर पहले तक गूंज रही थी। अब शांति ऐसी कि हवा की साएं साएं भी साफ सुनाई दे रही थी। यदाकदा ऊख के खेतों में से कोई सियार बोलकर सन्नाटे को भंग कर देता था। जीने की सीढ़ियों से राघव, किशन और दिनेश छत की ओर बढ़ रहे थे। तीनों के हाथों में एक एक तकिया, राघव के हाथों में एक छोटी लोहे की बाल्टी जिसमें पानी भर रखा था। बाल्टी में एक लौटा भी तैर रहा था। तुम साले सही में बकैट हो, बोलो इतनी सर्दी में भला कोई छत पर सोता है? भोरे तक गल जाओगे, अभी ओस पड़ेगी तो गांठ फट जाएगी ठंड से। राघव अनमने ढंग से बोल रहा था। चुप रहे यार, अवे का महारारू के जिसन कमरा में पड़े रहते हो। ई सोचो कि इतनी ठंड में बाहर सोने में कितना मजा आएगा, किशन ने कहा। तुमसे तो साला बहस करना ही बेकार है। राघव की बात सुनकर दोनों मुस्कुरा दिए। अबे यहाँ सोना किसे है, रात भर बैठ के गप्पे लड़ाएंगे और का। दिनेश ने तकिए को चारपाई पर रखते हुए कहा। बस एक काम और कर लो, छत के कोने में रखी लकड़ियां लाकर अलाव जलाई लो, हाथ सेंकेंगे कुछ देर। किशन ने छत के कोने की ओर देखा। तुम ही जाओ लकड़ी लाने, रात का समय है, कौनो कीड़ा बिच्छी छिपा होगा तो डंक मार देगा। राघव ने साफ मना कर दिया। किशन खुद आगे बढ़ा और कुछ लकड़ियां लेते आया। लाकर उसने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े किए और चारपाइयों के आगे रखकर माचिस लगा दी। झाड़ा, अरे फूंक मार दहिजरू के नाती, लकड़ियां गीली है औस के कारण। राघव ने ज्ञान। किशन ने हार नहीं मानी और 15वीं तिल्ली में आखिरकार अलाव में चिंगारी पैदा हुई, जिसे फूंक मारकर बढ़ाने का प्रयास किया। गीली लकड़ी के जलने से जोर का धुआं उठा और सीधे राघव के आंख मुंह में समा गया। उसने तेजी से आंखें मींजी। भक बक इतना ही तस। अब अलाव जल चुका था। सभी चप्पलें उतारकर चारपाई पर बैठ गए। आग थोड़ी तेज हुई तो राघव ने अपने पैरों के तलुवों को आग के ऊपर करके सेंकने लगा। जलाने में ससुर सबसे पीछे और सेंकने में देखो सबसे आगे। अबे अब का पतलून खोल के पिछवाड़ा भी सेंक लेगा। दिनेश ने अपने पैरों को अलाव की ओर बढ़ाते हुए कहा। इस ठंड में छत पर बैठना मूर्खता ही कही जाएगी। बैठना तो फिर भी ठीक है, लेकिन सोना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आग की हल्की तपिश के मिलते ही गर्माहट का आनंददायक एहसास हुआ। शुक्र मनाओ के पिताजी मना नहीं किए राघव के घर सोने के लिए, नहीं तो तुम जानते ही हो उनका गुस्सा। दिनेश ने हाथ अलाव की ओर बढ़ाया।
अरे हमरे पिताजी पहले ही मना लिए थे। मामा के घर जाने से पहले चाचा से मिले थे, इसलिए चाचा इतनी आसानी से मान गए। राघव ने मामला साफ किया। था, पानी कहाँ रखा है? ला एक लौटा दे, प्यास लग रही है। किशन का गला सूख रहा। राघव ने बाल्टी अपनी चारपाई के नजदीक ही रखी थी और उसका मुंह एक अखबार से ढक रखा था। अखबार हटाकर एक लौटा पानी निकालकर किशन की ओर बढ़ाते हुए बोला, ज्यादा पानी मत पी भाई, एक लौटा पीकर रात में 10 बार मूतेगा। अरे तो मूतने में का तकलीफ है? लौटा ऊपर करके किशन ने पानी पिया। तकलीफ मूतने में ना ही है, तकलीफ है छत के कोने में मूतने से। जहां 3 बार कोने में गया वही रात भर मुताहीन मुताहीन बसाएगा। राघव ने बात स्पष्ट की। इस बात पर तीनों हंस पड़े। अच्छा बता, अनु आई कि नहीं नानी के यहाँ से? किशन ने राघव से पूछा। पूछ तो ऐसे रहा है जैसे अनु यहाँ नहीं किसी दूसरे गांव में रहती है। अरे तुमको हमसे ज्यादा पता होगा ना अनु के बारे में, तो तुम ही से ना पूछेंगे? दिनेश ने मजे लेने की गर्ज से कहा। हाँ, हम ही ठेका ले ही रखे है, साले मालूम है कि ना ही आई है, फिर भी बकैती झाड़ रहे हो, मजे ले रहो मेरे। राघव ने चिढ़ते हुए कहा और चारपाई पर लेट गया। उसकी नजरें आकाश की ओर थी। आकाश सितारों से भरा नजर आ रहा था। अचानक एक तारा टूटा और तेजी से पूरब की ओर जाकर विलुप्त हो गया। राघव ने तुरंत कुछ पल के लिए आंखें बंद की। अबे ओ पग्गल, आंखें बंद करने से कुछ ना ही मिलने वाला। तारा टूट गया तो इच्छा पूरी होगी ऐसा ना ही है। किशन ने उसके तारे के टूटने की प्रतिक्रिया को देखते हुए कहा। तुझे कैसे पता कि पूरी नहीं होती? राघव ने आंखें खोले बिना ही पूछा। अरे याद है ना, मैं तुम लोगों से एक क्लास आगे था। जब तुम 6 में थे, मैं 7 में था। मैंने एक बार तारे को टूटता देखकर 7वीं में पास होने की इच्छा की थी और साला फेल हो गया। तब से विश्वास ही उठ गया। किशन की बात सुनकर दोनों की हंसी छूट गई। किशन ने हंसी की परवाह न की और लात बढ़ाकर राघव को झिंझोड़ा। राघव कसमसाया और तुरंत बंद आंखें खोली और इस हरकत का कारण जानने की इच्छा लिए गुस्से से उसकी ओर देखने लगा। मुझे लगा सुबह तक अनु को ही मांगते रहेगा, कहकर किशन जोर से हंसा। चूअटिया साला, अरे सही में गंभीर हो गया है काबे? ऐसे मांगने से थोड़े ही न मिल जाएगी, थोड़ा प्रयास भी तो कर लिया कर बे। किशन ने सलाह देते हुए कहा। हाँ सही तो है, कब तक यूं ही उसकी साइकिल के आगे पीछे घूमता रहेगा? अब तू भी शुरू मत हो जा दिनेश, राघव ने अनमने ढंग से कहा। लेकिन सच तो यह था कि अनु के नाम ने इस ठंड में गर्माहट का एक गुलाबी एहसास सा दे दिया था। अच्छा सच बता, तू गंभीर है का उसे लेकर? दिनेश ने छुटकी काटी। अरे भाई सीरियस तो हूं ही, लेकिन जानते ही हो एक ही गांव में कहाँ शादी होती है, ऊपर से गोत्र वगैरह अलग समस्या है ही। अबे तू तो ससुर शादी तक पहुंच गया। किशन ने राघव को भावनाओं की रौ में बहता पकड़ लिया। राघव सकपक्का गया। उसे एक पल को समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। देखो ससुरा शर्मा रहा है। अरे भाई फिक्र मत कर, बस कोशिश करते रहना, दिनेश ने फिरकी ली। ठंड बढ़ गई थी, लेकिन अलाव के कारण अभी उसका असर चारपाई से दूर ही था। अच्छा वो सब छोड़, हम तो ससुरे ठहरे नल्ले, तेरी ही कहानी आगे बढ़ जाए, इसी में संतोष कर लेंगे। अच्छा बता तो प्यार का एहसास कैसा होता है? किशन ने तकिए को सर से निकालकर गोद में रखा और उस पर झुक गया। अबे का लड़कियों जैसे तकिए पर झुके बैठा है बे, ढंग से बैठ साला मोगा कहीं का, दिनेश ने कहा। तू रहने दे, चल भाई राघव बता जो पूछा था, किशन ने राघव की ओर देखते हुए कहा। अरे का बताए भाई, देख भाई पहले साला हमें भी नथुनिया पे गोली मारे, सीधे रे चोलियां हमार जैसे गीत पसंद आते थे, लेकिन जब अनु को देखा और लगा कि बस यही है वो बॉट एकरा के तत्स तोहार सबका भौजी बनाई के ही दम लेब। बोलते बोलते राघव जोश में आ गया। अबे इकावे सीधे भौजी, किशन ने हंसते हुए कहा। अबे भावनाओं को समझ, दिनेश ने किशन को पैर से मारते हुए कहा। अच्छा मैं कहाँ था? बीच में टोके जाने से राघव की तंद्रा भंग हुई। भौजी के पास, कहकर दिनेश हंस दिया। हंसी तो किशन को भी आई थी, लेकिन उसे और मजे लेने थे, इसलिए हंसी दबाए रहा। का सारे बीटी निहन के नाये दांत चियारत हैस, मजा आ गया हंस करना। इतना कहकर राघव खटिये से उठा, चारपाई के नीचे से स्लीपर निकालकर पहनी और तेजी से चल दिया।
किशन और दिनेश उसे जाते देख समझ गए कि वो नाराज हो गया है। अबे रुक, कहकर दिनेश भी दौड़ पड़ा। अबे चप्पल पहन ले, नहीं तत्स बिच्छी मार जाई, कहकर किशन ने दिनेश की ओर उसकी चप्पलें फेंकी और खुद भी पहनकर उसके पीछे आ गया। दोनों ने राघव के दोनों हाथ पकड़ लिए। अबे तू तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। अरे तपा रहे थे केवल। अबे यार, अब मूतने भी पूछ के जाना पड़ेगा क्या? राघव ने झुंझलाते हुए कहा। लियो, साहब जी मूतने जा रहे हैं और हम समझे नाराज हो गए हैं, अब तो बताना हम भी चलेंगे, दिनेश ने बात समझते हुए कहा। अबे मूतने ही जा रहा हूँ, भंडारा थोड़े ही है कि बुलावा भेजूं। नीचे जा रहा हूँ खड़ंजे के पास, छत पर मूतेंगे तो हवा चल रही है, मुताहीन मुताहीन बसाएगा रात भर। राघव हाथ छुड़ाते हुए आगे बढ़ा और फिर तीनों नीचे आंगन में खड़े थे। गांव का रास्ता सामने था और चांद की दुधिया रोशनी में खड़ंजा साफ नजर आ रहा था। अरे बात जारी रख अपनी, चलते चलते कहते रह। किशन ने मफलर कानों पर कस के लपेटा। ठंडी हवा कानों को गलाए जा रही थी। हाँ तो हम कह रहे थे, जब हम अनु को देखे थे। इतना कहना था कि नजदीक के ऊख में सियार हुआ हुआ करके चिल्लाया। उसके चिल्लाते ही चारों ओर से सियारों की आवाजें आने लगी। एकरी बहिनिया का, राघव का मूड खराब हो गया। बहुत बढ़ गए हैं सारे। पिछली बार सही था जब लकड़बघे फैले थे, तब ससुरे शांत थे, अब देखो जैसे पगलाए गए हैं, दिनेश ने कहा और तीनों खड़ंजे के किनारे खड़े हो गए। अबे घास में मत घुस जाना, सियरे हथियार नोच लेंगे। किशन के इतना कहते ही राघव भी मुस्कुरा दिया और पूरी तरह से खाली होने के बाद वापस आया। कुछ देर बाद तीनों छत पर थे। अब तीनों रजाई ओढ़ कर लेटे हुए थे। राघव की चारपाई बीच में और दिनेश किशन की अगल बगल में। हाँ तो जब अनु को देखे थे तुम? किशन ने तकिए पर घूमकर अपनी नजरें राघव की ओर गड़ाते हुए प्रश्न किया। बस भाई देखते ही रह गए थे। इसे देखकर मनवा कह उठा के देखो यह खूबसूरती। नहीं तो आजकल का फैशन है, पोत लो 10 किलो पाउडर चेहरवा पर। साला इतना पाउडर पोत के तो करियो आदमी उज्जर हो जाई। फिर तब से केवल प्यार मोहब्बत वाले गीत ही सुनने की इच्छा होने लगी और मोबिलिया में साला सब आइटम सॉन्ग, चोलिया, घाघरा, जीजा साली वाले गीत फॉर्मेट करके केवल प्यार मोहब्बत वाला गाना भर दिए। इतना कहकर पता नहीं राघव को क्या हुआ कि चड्डी की जेब से अपना मोबाइल निकाला और तुरंत बटन टीपने लगा। उसके अचानक मोबाइल चालू करने से उसके पास ही सटे किशन की आंखें चुंधी आ गई। भग साला, आंख ही में घुसा देगा का? दिनेश ने आंखें मींजी। अरे कर का रहा है आखिर? किशन के प्रश्न पर ध्यान न देते हुए राघव ने मोबाइल में टीपना जारी रखा। रूठ न जाना तुमसे कहूं तो, मैं इन आंखों में जो रहूं तो। जोर से गाना प्ले हो गया। चाइना का फोन होने के कारण मधुर आवाज भी थोड़ी कर्कश सी लग रही थी। खा बे, मौसम बना रहा है? किशन ने मुंह बनाया। हाँ, रोमांटिक गाना बजेगा तभी ना साला दिल की बात निकलेगी, लेकिन ई तो साला रिंगटोन है, रुको सही गाना लगाता हूँ। कहते हुए राघव ने सर्च न कर पाने के कारण सीधे नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया। जीता था जिसके लिए मरता था। भगचुआटिया, ऐसा गाना सुन के मूड बना रहा है या मूड की माँ खोद रहा है? दिनेश की बात अनसुनी कर प्लेलिस्ट पर क्लिक होता रहा। अंगना में बाबा दद्वारे पे माँ, लगा वेलू जव लिपस्टिक, तोहार लहंगा उठाई देव रिमोट से। अरे साला तू तो बोला आइटम सॉन्ग वगैरह फॉर्मेट किया है, फिर ई का है बे? किशन ने अपना मोबाइल जेब से निकाला। अरे एकाध बच गया होगा कहीं, डिलीट कर दूंगा। साला ढंग का गनवा ही नहीं मिल रहा। ए रात जरा थम थम के गुजर, मेरा यार मुझे आया है नजर। किशन के मोबाइल में यह गाना जो ही बजा, त्यों ही राघव ने अपना गाना रुकाया। भाई एकदम सही गाना है, नहीं तो राघव तो आज लहंगा लिपस्टिक ही बजाता रहता रात भर। दिनेश ने हंसते हुए कहा। अबे रोमांटिक गाना चाहिए तो कुमार सानू से बढ़कर कौन है भला? किशन ने अपनी पसंद पर इतराते हुए कहा। कितना पागल दिल है, कैसी यह मुश्किल है, बेवजह किसी पे एतबार करे। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। चोरी चोरी जब नजरें मिली, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। तारे है बाराती,
चांदनी है ये बारात। किशन लगातार प्लेलिस्ट में से मुखड़े प्ले करता रहा और ये मुखड़े राघव के दिल के अंदर तक मानो किसी मीठे खंजर की तरह पैवस्त होते जा रहे थे। भाई दिल मत जला, प्यार साला हम कर रहे हैं, लेकिन गाने की पसंद तेरी हमसे 21 है। चल फटाफट सब सिलेक्ट करके सेंड कर। और बिना कोई जवाब सुने राघव ने ब्लूटूथ ऑन कर दिया। किशन ने भी ढेर सारे गाने सिलेक्ट करके ब्लूटूथ सर्च किया। हीरो हिंदुस्तानी, अभी नाम रखा है ब्लूटूथ का? किशन ने हंसते हुए कहा। क्या कहा? हीरो हिंदुस्तानी। दिनेश भी हंसने लगा। अबे यार, कुछ तो नाम रखना ही था, तो रख दिया। अब चुपचाप गाना सेंड कर। राघव झेंप गया था। गाने लेते रहे लेकिन अपनी बात भी जारी रख, अनु वाली। किशन ने सेंड करना शुरू किया। राघव ने मोबाइल चेक किया। कुछ फाइल रिसीव होती देखकर आश्वस्त होते हुए चारपाई पर लेट गया। अबे अब का बताओ भाई, हमें तो साला शब्द ही ना ही मिलते। बस जब पहली बार देखे पता नहीं दिल में कैसा महसूस हुआ, एक गुलाबी सी चुभन सी होने लगी और जियरा साला तबला के नाए धप्पर धप्पर बजे लागल। और विस्तार से बता। दिनेश भी अब लेट चुका था। राघव की आंखें नीले आसमान की ओर स्थिर थी और सितारे भरे आसमान को निहार रही थी। छते पे तो हम पहले भी बहुत सोए हैं, लेकिन उसे देखने के बाद छत पर से आसमान पता नहीं काहे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा। ये जो चांद सितारा है ना, पहले उसमें खास दिलचस्पी ना ही रही और बस ऊपर की ओर देखकर सो जाया करता था, लेकिन अब ऐसा ना ही रह गया। घंटों सितारों भरे नीला आकाश को ताकना अच्छा लगने लगा। ये आसमान में कौनो नया बदलाव ना ही आया था। चांद भी उहे और सितारा भी तत्स का नया था। किशन ने रजाई लपेटते हुए और ऊँघती आवाज में कहा। प्यार साला हमका प्यार जो हुआ था। अब तक फिल्म माँ ही देखा करते थे कि हीरोइनिया के देख के पगलाया जाता था। सपनावा देखता, गाना गाता और बहुत सारी चूअतियागिरी करता है। अब हमरा भी मन करता है ये करने को। चूअतियागिरी? दिनेश ने आधी नींद में ही प्रश्न किया। बकलोल सार, अबे गाना गाने को और सपना देखने को, राघव ने स्पष्टीकरण दिया। जबू साइकिल पर एंटर कॉलेज के निकलती मनवा धक से रह जाता। हम भी साइकिल लिए दूरी बनाए पीछे चलते। सवेरे के खिली धूप में जब साइकिल चलाते हुए गर्दनवा के घुमाए के चोटी घुमाती थी। हायस करेजवा साला बुकनी हो जाता था, लेकिन ज्यादा दूर ना ही जाते थे उसके पीछे कि कहीं उसे शक न हो जाए। ऊ का है कि हम कौनो गलत प्रभाव ना ही डालना चाहते थे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह भी था कि आगे वाले मोड़ के चौराहा पर उसकी सहपाठी सहेलियां भी साइकिल लिए पहुंच जाती थी। अनु तो सीधी सादी है, लेकिन उसकी सहेली है ना, रूपल। अरे ऊ मिसिर टोला के ब्लेसर चाचा की लड़की। ऊ बहुत फॉरवर्ड है, एक नंबर की घाघ। एक बार एक लड़का ऐसे ही पीछा किए रहा तो सैंडल उतार के मारी थी बिच बाजार में। कौनो समझे या ना समझे, लेकिन रूपल हमारे इरादे समझ ही जाती। और अभी तो अनु भी मुझे पसंद करती है कि ना ही ई भी नहीं पता था। अपनी ही धुन में खोए राघव की तंद्रा टूटी। दिनेश और किशन जरा भी हम नहीं कर रहे थे। ये सुन भी रहे हैं या नहीं? राघव ने दोनों की ओर बारी बारी देखा। दिनेश और किशन रजाई मुंह तक ओढ़े दूसरी दुनिया में पहुंच चुके थे। लो ये तो सो गए और हम कुकुर के नाए भौंके जा रहे हैं। चलो कोनो बात नहीं। राघव ने मोबाइल चेक किया। 35 फाइल्स रिसीव हुई थी। राघव ने जेब से ईयरफोन निकाला और कानों में लगा लिया। म्यूजिक प्लेयर में रिसेंटली एडिड फाइल में जाकर गाना चला दिया। कितना पागल दिल है, कैसी यह मुश्किल है, बेवजह किसी पे एतबार करे। जो भी यहाँ प्यार करे, जीना दुश्वार करे। गाने को सुनते हुए उसने आंखें मूंद ली। अब गाने में अक्षय कुमार की जगह पर राघव था और बाइक की जगह साइकिल, हीरोइन की जगह अनु ने ले ली। अब वो गाना फिल्म का नहीं रह गया, अब वो गाना राघव का था। किन्हन? बेचन दुबे। अरे वही अपने राघव के पिता अपनी पत्नी और बेटी के साथ आ चुके थे। माँ जल्द ही सब सामान सरिया कर चूल्हा चौका में लग गई। कुसुम भी माँ का हाथ पलटा रही थी। राघव बरामदे में तख्ते पर बैठा धूप सेंक रहा था। दोपहर के 12 बजे थे, लेकिन मौसम अभी भी काफी ठंडा था। राघव घर के सामने से निकली हुई सड़क की ओर देख रहा था।
इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। 12 बजे वाली बस भी चौराहे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रही थी। एक बाइक राघव के घर के आगे आकर रुकी। वो रामेश्वर मामा थे। अधप की कड़क मूंछें, छोटे छोटे बाल, आंखों पर धूप का चश्मा और गेरुए रंग का कुर्ता पहने हुए बाइक पर बैठे किसी छुटभैया नेता से कमतर नजर न आते थे। राघव दौड़कर आगे बढ़ा और बाइक स्टैंड पर लगाने के पहले ही मामा के पैर छू लिए। पाए लागी मामा, खुश रहा बचवा, तोहरे बाबूजी कहाँ है? रामेश्वर ने बाइक स्टैंड पर खड़ी करते हुए कहा। अंदर ही है, आइए बैठिए। कहते हुए राघव ने मामा के कंधे पर टंगे हुए बैग को उठा लिया और घर के आंगन में तेजी से प्रवेश कर गया। जीजा जी प्रणाम। रामेश्वर ने लुंगी पहने बेचन को आता देख हाथ जोड़ प्रणाम किया। आओ रामेश्वर आओ, बड़े दिन बाद याद आई जीजा की। बेचन ने तुरंत तख्ते के पास पड़ी हुई कुर्सियों की ओर बैठने का इशारा करते हुए कहा। अब बेचन और रामेश्वर आमने सामने बैठे हुए थे कुर्सियों पर। मामा, पानी। कुसुम ने एक कटोरी में पेड़े और एक हाथ में पानी का लोटा आगे बढ़ाते हुए कहा। तख्ता पर रख द बिट्टी, रामेश्वर ने कहा। कुसुम 18 साल के लगभग की युवती थी, लेकिन उम्र से काफी कम दिखाई देती थी। सुंदरता एवं भोलापन छिपाए नहीं छिपता था। पानी तख्ते पर रखकर मामा के पैर छूने के लिए झुकी, लेकिन रामेश्वर ने रोक दिया। अरे कितनी बार बताए हैं कि बिटिया गोड़ ना ही धरती है, हमारा आशीर्वाद तो सदा तोहरे साथ है। कुसुम मुस्कुरा भर दी और तुरंत अंदर रसोई में चली गई। तो आज रास्ता कैसे भूल गए? अरे ऐसा काहे कह रहे हो जीजा, कोनो रास्ता थोड़े ही भूले है। अब पुलिस का नौकरी तो जानते ही हो, न खाए के पता न पीने का ठिकाना। आज यहाँ तो कल हुआ। बकैती कम ही झाड़ा करो। 2 साल से प्रतापगढ़ में ही पड़े हो और कहते हो यहाँ वहाँ रहते हो। जीजा दरअसल बात यह है कि पृथ्वीगंज वाले फूफा है ना, उन्हीं के बेटे का रिश्ता जमाए थे पट्टी के रामधीर मिसिर से। अब भाई शादी तय तमाम हम ही किए हैं, तो उपस्थिति न हो तो भला का मतलब रह जाता नाते रिश्तेदारी का। रामेश्वर ने पेड़ा मुंह में डाला। रिश्तेदारी मत झाड़ो, दुनिया भर का ठेका तो तुम ही लेके रखे हो। रामेश्वर बहुत ही जुगाड़ू किस्म के व्यक्ति थे। पुलिस में नौकरी है, लेकिन स्वभाव से एकदम हंसमुख। दरअसल ये रिश्ते बनाने में यकीन रखते थे। नाते रिश्तेदारों में अधिकतर शादियां इन्हीं की कृपा से होती थी। लड़का हो तो जिले जवार बिरादरी की लड़कियों की बाकायदा सूची लिए घूमते रहते थे, और लड़की हो तो लड़कों के भी सोर्स रखते थे। ऐसी न जाने कितनी ही शादियां करवाने के कारण इनकी अच्छी खासी पहचान तो थी ही। इसी वजह से जहां भी जाते बड़ी इज्जत होती थी। नाते रिश्तेदारी में जब कोई ब्याह शादी की बात चले तो रामेश्वर का नाम जरूर लिया जाता। 25 शादी में रामेश्वर। अरे जीजा छोड़ो, ये बताओ बिटिया सयानी हो गई है, हाथ पीले नहीं करने हैं का? अगुआ बने हैं। अरे काहे नहीं करने हैं भैया, अब तुम्हारे भरोसे तो हो गया बियाह दुनिया जहान का। रिश्ता जोड़त फिरते हो, सगी भांजी का ना ही जोड़ेगे तो का मतलब रह गया। बेचन की पत्नी सर पर हल्का सा घूंघट लिए तख्ते की ओर आई। उनके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें चाय के कप रखे हुए थे, जो उन्होंने तख्ते पर रख दी और जमीन पर ही बैठ गई। कैसन बात करत हो दीदी? अरे फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। कुसुम के लिए एक जगह बात चलाई है। रामेश्वर ने पानी पिया और गरारा करके आंगन के कोने में मुंह से पिचकारी छोड़ी। करने को कहा हम नहीं कर सकते। एक से एक रिश्ता खड़े खड़े ले आए, लेकिन आजकल जानते ही हो दहेज का क्या चल रहा है। कम से कम 5 लाख तो समझ के चलो। खेती बाड़ी का हाल जानते ही हो। राघव से उम्मीद है, लेकिन वो भी बेरोजगार ही है। तो बताओ भला कैसे करे जुगाड़? बेचन ने मजबूरी जताई। जीजा जी फिक्र मत करो, दहेज बहेज छोड़ो, बस शादी के खर्चे में हाथ बंटा दे वही बहुत है। लड़का वाले दहेज के खिलाफ है। खुद की 2 बिटिया है तो दहेज का दंश अच्छे से जानत है। तुम बस देखुआरी की तैयारी करो, मैं तारीख निकालकर संपर्क करता हूँ जल्दी ही। कहते हुए रामेश्वर ने चाय की ओर हाथ बढ़ाया। बेचन अब थोड़ा आश्वस्त दिख रहे थे, तो वही अपने कमरे की खिड़की से सब कुछ सुनते। राघव के चेहरे पर मजबूरी के भाव उभरे। अपनी बेरोजगारी से उपजी निराशा से वह विचलित था। साने दिनेश ने लाल चेक्स वाली शर्ट और पुरानी जीन्स पहनी हुई थी, जिसके एक पैर को मोड़ रखा था। क्यों? यह वही जाने।
शायद उसे यह स्टाइल लगता हो। हुए किशन भी उसी के साथ था। वह केवल टी शर्ट और पायजामे में खड़ा था, स्लीपर पहने। दोनों चौराहे के नज़दीक वाली सड़क पर खड़े थे। वे राघव की प्रतीक्षा कर रहे थे। राघव चौराहे पर अपनी बाइक पर आते हुए दिखा। तीनों में से केवल राघव के पास ही बाइक थी। चलो बैठो। राघव ने बाइक उनके सामने रोकी और दोनों बाइक पर लद गए। इसी के साथ उनके वजन से बाइक आधी बैठ गई। दोनों के बैठते ही राघव ने बाइक को चौराहे के विपरीत दिशा में जाते एक कच्चे रास्ते की ओर घुमा दिया। अब बाइक धूल उड़ाते रास्तों पर थी। आसपास सरसों के पीले फूलों से खेतियां लहलहा रही थी। थोड़ा आगे जाने पर अरहर की खेती की ओर जाती चक्रोड पर बाइक ने टर्न लिया। लगभग 30 मिनट पश्चात बाइक एक नदी की ओर आकर रुक गई। नदी के आसपास कुछ मिट्टी के टीले और आम के बाग थे। इस मौसम में आम तो आने से रहे, लेकिन इन हरे भरे पेड़ों के कारण वहाँ का मौसम काफ़ी खुशनुमा था। राघव ने बाइक एक टीले के नीचे स्टैंड पर लगाई और सभी नीचे उतरे। ले भैया, अपना मुकाम तो आ गया, दिनेश ने शर्ट के बटन खोलते हुए कहा। किशन टी शर्ट उतार चुका था और राघव भी तैयारी कर रहा था। तुम लोग चलो, मैं उस टीले पर से कूदूंगा। राघव ने मिट्टी के ऊंचे टीले की ओर इशारा करते हुए कहा, जो नदी के रुख की ओर उभरा हुआ था। तीनों ने कपड़े बाइक पर लटका दिए। राघव कच्छा पहने टीले की ओर बढ़ा। वजन थोड़ा अधिक होने के कारण टीले पर चढ़ने में ही सांस फूल गई। देख चू अटिया को पट्टे वाला कच्छा पहना है, किशन ने कहा और दिनेश हंस पड़ा। किशन और दिनेश चुपचाप नदी में प्रवेश कर गए। सीने तक पानी में पहुंचने के बाद वे टीले की ओर देखने लगे। पीछे हट जा दिनेश, राघव कूदने वाला है, पानी में सुनामी आने वाली है। और इसी के साथ राघव जितनी हो सके उतनी रफ्तार के साथ टीले के निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से की ओर दौड़ा। जय बजरंगबली कहकर राघव पानी में कूद पड़ा। राघव ने पानी में गहरा गोता लगाने का प्रयास किया, लेकिन गहराई ज्यादा न होने के कारण सफल न हो सका। अलबत्ता उसका कच्छा जरूर पानी के ऊपर तैर गया। कच्छे ने ऊंची छलांग के कारण पानी में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था। अबे ये देख राघव का कच्छा, किशन ने कच्छे को तैरते देखकर हौंसते हुए कहा। राघव ने पानी से सर बाहर निकाला और कच्छे को तलाशने के लिए नजरें दौड़ाई। और पहन बेटा पट्टा वाला कच्छा, दे दिया ना धोखा, किशन ने चिढ़ाया। चुप कर ससुर, पिछली बार तोहार इलास्टिक वाला भी तैर कर प्रतापगढ़ तक पहुंच गया था, याद है ना। राघव ने कच्छे को कब्जे में लिया और पानी के अंदर ही पहन भी लिया। अब किशन चुप हो गया, लेकिन कुछ पलों के लिए उसके बाद तीनों की हंसी छूटी। कुछ देर हंसने के बाद तीनों गंभीर मुद्रा में आ गए। इस तरह नदी पर आकर तैरना उनका रोज का नहीं था। वे कभी कभार आते थे, या तो कभी ज्यादा खुश होने पर, या फिर किसी चिंता या अवसाद से ग्रस्त होकर तैरना दरअसल उनके लिए तनाव को भूलने का साधन मात्र था। देखा, वन विभाग में भी दुनिया भर का घपला है। ई साला 15वीं दफा है जब हम सिलेक्ट ना ही हुए, दिनेश ने तैरना जारी रखते हुए कहा। वो तो पता ही है, तू सिंह, मैं दुबे और किशनवा तिवारी, अब किस्मत का ना ही हमारे नाम का दोष है सब। सरनेम अलग होता तो जरूर सिलेक्ट होते, राघव ने छपाके मारते हुए कहा। अरे भाई, एप्लीकेशन के लिए आए परीक्षार्थियों की भीड़ देखी थी। 50 पदों के लिए 25,000 से ऊपर आवेदन आए थे। इसमें सरनेम अलग होता तो भी कुछ उखड़ न जाता, किशन ने कहा। कल देखवारी गया था बहिन के वास्ते, रिश्ता तयतमाम करके आए हैं। लड़का अच्छा है, इंजीनियर है, दहेज की मांग नहीं है, बस तिलक बरीच्छा थोड़ा अच्छा चढ़ाना पड़ेगा। आखिर गांव समाज को भी मुंह दिखाना है, किशन ने चिंतित स्वर में कहा। तिलक का कितना बोले, राघव ने प्रश्न किया। बाबूजी मिसराने वाला खेत गहाने रखने को कह रहे हैं। किशन गंभीर था, तैरने से भी तनाव कम न हो रहा था। भाई, यही तो तकलीफ है, आपन एक एक पाई जोड़ जोड़ के महतारी बाप पढ़ाए लिखाए हैं, ताकि पढ़ लिख के बेटा अपना भविष्य उज्जवल करे और बाप का हाथ भी बटाए। सबसे ज्यादा यही बात खाती है कि पढ़ लिख के भी कुछ उखाड़ नहीं पाए। रामेश्वर मामा भी आए थे, कुसुम के लिए रिश्ता देखे हैं। अब कहने को तो कह गए दहेज का झंझट नहीं है, लेकिन भाई बात वही पड़ी, गांव समाज के भी तो देखना है।
और बारातियों की व्यवस्था भी तो कम न होने पाए। राघव ने किशन की बात सुनी तो अपनी बात भी कह दी। दिनेश अब किनारे की ओर बढ़ रहा था। उसकी देखा देखी दोनों भी किनारे की ओर बढ़े। इस बार तैरने वाला फार्मूला काम नहीं कर रहा था। तीनों किनारे के पत्थरों पर बैठ गए। पैरों को नदी का उथला पानी रह रहकर स्पर्श कर रहा था। क्या बताओ भाई, अब तो मोहना में निवाला भी नहीं जाता। घर में जाकर माई बाप से आंख ना ही मिलाई जाती। पिताजी कुछ ना ही बोलते, बोलते तो तकलीफ कम होती, लेकिन उनका ना बोलना ज्यादा खाए जात है। राघव ने एक पत्थर पानी में फेंका। एक किशोर के देखो, बाप के पैसों से मोबाइल का दुकान खोल लिया है सुजानगंज में। उसका सही है, नौकरी के चक्कर में न पड़कर धंधा पकड़ लिया। दिनेश ने कहा, अरे भैया, उसके बाप के पास पैसा था, मुखिया गिरी से सब जमा किए थे। हमारे तुम्हारे बाप के पास भला कौन सा खजाना है? बिजनेस करना आसान है का? पूंजी लागत है उसमें, और चला तो चला, ना ही तो कर्जा अलग से। किशन की नजरें पानी में बनती उन भंवरों पर जमी हुई थी जो राघव के पानी में पत्थर मारने के कारण बन रही थी। वातावरण गंभीर हो गया था। एक अजीब सी निराशा ने तीनों को जकड़ रखा था। अबे काहे मुंह लटकाए हो बे? सैकड़ों नौकरी है अभी, 10-12 जगह रिजेक्ट हुए तस। का हुआ? देर सबेर बढ़िया नौकरी जरूर मिल जाएगी। अब छोड़ो यार, ई सब तो लगा रहेगा। ई बताओ, किशोर के भैया के बियाह का न्योता मिला के ना ही सबेरे? किशन ने माहौल को हल्का बनाने का प्रयास किया। हाँ, हिरामन आए थे न्योता लेकर, राघव ने पूर्ववत स्वर में कहा। उस पर बात बदलने का कुछ खास असर नहीं हुआ था। देख, अगले हफ्ते ब्याह है, बाराती चलना ही है तो मुंह मत लटकाओ भाई, थोड़ा मजे करेंगे। का कहता है दिनेश? किशन ने दिनेश की ओर देखा। बिल्कुल सही, और यही मनहूसियत लिए बैठा रहेगा तज बारात में के नाची तोहार बाबूजी। अब दिनेश का इशारा राघव की ओर था। हाँ ठीक है ठीक है, परसों किशोर के भैया का मटी मंगरा है, पूड़ी कचौड़ी भी लूटेंगे। राघव ने मतलब की बात कही। तनाव अंदर था, किंतु वह जानता था कि केवल उदास रहने से तनाव कम नहीं होगा। इस तरह उदास रहने से तो कुछ होगा नहीं। नौकरी तो मिल ही जाएगी, यहाँ ना ही मिली तो बाहर कोशिश करेंगे। लखनऊ, दिल्ली, बम्बई पढ़े लिखे है, डिग्री है, नौकरी तत्स मिलनी ही है, बस प्रयास थोड़ा और तेज करना होगा। किशन ने उम्मीद बंधाते हुए कहा। तो सोच का रहा है, चलो उस ऊंचे बाले टीले से छलांग लगाते हैं नदी में, किशन ने कहा और उठ खड़ा हुआ। तीनों दौड़ते हुए टीले पर चढ़े। राघव ने कच्छे का नाड़ा कसके बांधा और तीनों दौड़ पड़े। जय बजरंगबली, तीनों ने एक स्वर में कहा। फिर नदी में जोर का छपाका गूंज उठा। आज बड़के भैया की बारात जानी थी। किशोर सबेरे से ही व्यस्त था। उसकी मदद के लिए दिनेश, किशन और राघव भी आए हुए थे। दिन भर जबरदस्त दौड़ धूप हुई थी। कब सुबह से शाम हुई पता ही न चला। मुखिया रामसराय शुक्ला के घर के बगल में ही मैदान था जहां कुटाई के लिए धान रखा जाता था। अरे ई का है रे घनश्याम, 15 क्वालिस कहे थे ना, अभी तक 10 ही काहे आई है? बाराती का हमरे सर पे चढ़ के जई है। मुखिया ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा। ये किशोर के पिता थे जो कभी यहाँ के मुखिया रह चुके थे। हल्की स्लेटी रंग का सफारी पहने, हाथ में एक लेदर पाउच लिए हुए जिसमें पैसे रखे थे, जो अभी शादी की रस्मों में नेग वगैरह देने के लिए लगने थे। शक्लों सूरत से ही बड़े ही कड़क मिजाज लगते थे। कड़क ताव दी हुई मूंछें एवं भरा पूरा शरीर तोंद सफारी को फाड़ कर बाहर आने को बेताब लग रही थी। अरे भैया, डीजल भरवाने गया है, आ जाएगा समय रहते, चिंता जिन कर्स, घनश्याम ने कहा। घनश्याम मुखिया का छोटा भाई और किशोर का चाचा था। बालों और मूंछों पर डाई लगाकर आज उम्र से काफी कम नजर आ रहे थे। गेरुआ कुर्ता और सफेद पजामे में किसी विधायक से कम नहीं लग रहे थे घनश्याम। हेलो, हाँ जय रामजी की, गणेश भैया। घनश्याम ने तुरंत फोन लगाया। अबे गाड़ी की बात निकलते ही बयाना, पहले ही मुंह बास के ले लिए ससुर, अब गाड़ी टाइम पर भेजने में काहे दिक्कत हो रही है? घनश्याम ने फोन लगते ही किसी को लताड़ना शुरू कर दिया। काका प्रणाम। किशन ने घनश्याम को प्रणाम किया। भैया कहे थे लालू की गाड़ी बुक करने को, लेकिन हम ही मना करके तोहार नाम बताए के साले दोस्त हो। लेकिन तुम्हारी वजह से 2 बात हम सुने।
खुश रहो बेटवा। फोन पर सामने वाले को झाड़ना जारी रखकर किशन को आशीर्वाद भी दे दिया। किशोर ना ही दिख रहा काका, हबे तोहे ना ही कह रहे खुश रहने को। तुम साले जिए या मरो हमें का लेना देना। घनश्याम ने फोन पर बोलना जारी रखा। फिर फोन कान से हटाकर दिनेश की ओर मुखातिब हुए। दूल्हा के लिए गाड़ी आई थी, उसी में भैया और माई के साथे सब चौरा माई के दर्शन पर गए हैं, आ जाएंगे। जाओ जाओ तुम सब व्यवस्था संभालो तब तक, कहकर घनश्याम फोन लगाए आगे बढ़े। अरे बकैद, तुमसे ना ही कहे व्यवस्था संभालने को, तुम खुद को संभालो पहले। घनश्याम की बकर बकर दोबारा आरंभ हो गई। दिनेश, किशन, राघव की तिकड़ी अब व्यवस्था संभालने में जुट गई। बारातियों को गाड़ियों में बिठाया जाने लगा। तीनों के पिता भी एक गाड़ी में बिठाए गए। कुछ देर बाद ग्राम देवी की पूजा और दर्शन समाप्त करके किशोर भी अपने भाई के साथ लौट आया। भाई को सज्जी धज्जी गाड़ी में बिठा दिया। साथ ही मामा, चाचा, मौसी के लड़के लड़कियां भी दूल्हे की गाड़ी में सवार हो गए। किशोर, दिनेश, राघव और किशन को एक अलग गाड़ी में सवार होना पड़ा और गाड़ियों का काफिला चल पड़ा। सभी बाराती लड़की वालों के गांव पहुंच चुके थे। बुजुर्ग बाराती गाड़ियों में बैठे रहे और सीधे लड़की वालों के पंडालों में जाकर ही ठहरे। लेकिन नौजवानों की टोलियां डीजे पर नाचने के लिए रुकी रही। खाली गाड़ियां नौजवानों को उतार कर आगे पंडालों की ओर रवाना हो गई। किशोर और बाकी तिकड़ी अब गाड़ियों से उतरकर मोर्चा संभाल चुके थे। किशोर ने ब्लू जीन्स, स्पोर्ट्स शूज और ऊपर से काला ब्लेजर पहन रखा था। किशन जींस के ऊपर हल्की गुलाबी रंगत का कुर्ता पहने हुए था, जो उस पर बहुत जंच रहा था। राघव ने भी जींस और झक सफेद शर्ट पहना हुआ था। दिखने में वो भी आज 19 नहीं था किसी से। दिनेश मोटे चेक्स की शर्ट जिसके बटन खुले और अंदर काली टी शर्ट, साथ में काली जीन्स। उसका मन जीन्स के एक पायंचे को ऊपर की ओर मोड़ने का भी था, लेकिन कुछ सोच कर रह गया। बड़े, इलो भैया शरबत। गांव के कुछ लौंडे बाल्टियां और प्लास्टिक के ग्लास लिए आगे। सभी बारातियों ने शरबत पिया। दिनेश शरबत का ग्लास लेकर दूल्हे के रथ की ओर बढ़ा। भैया लो शरबत। दूल्हे ने शरबत पिया। इसी के साथ रथ के आगे पीछे अगल बगल बैठे लाइट वाले उठ खड़े हुए और जेनीटर चालू हो गया। अब लाइट वालों ने रंग बिरंगे बल्बों से सुसज्जित बल्बों की लड़ी वाले स्तंभों को कंधे पर लिया और रथ के आगे सौम्य गति से चलने लगे। अरे डीजे का काल सबेरे बाजी, बाराती लौंडों में से कोई एक चिल्लाया। इसी के साथ डीजे वाले ने डीजे की शुरुआत एक भजन से की। यह अघोषित रिवाज जैसा ही था कि पहला मुखड़ा या गाना भजन हो या ईश्वर की स्तुति ही हो। लगभग 5 मिनट बाद भजन खत्म होते ही दूसरा भजन लगा। अबे ओए डीजे, अबे का सारी रात भजन ही बाजी का। किशोर ने बारातियों के मन का अंदाजा लेते हुए डीजे वाले को हड़काया। इसी के साथ डीजे ने हिंदी आइटम सॉन्ग प्ले कर दिया तो कुछ बारातियों में हरकत हुई। अबे का माजरा है, ई सारे मरे मरे जैसन काहे नाच रहे हैं, किशोर ने दिनेश से कहा। तू भी रह गया पग्गल के पग्गल। अरे सारे केतना बारात गया है आज तक, दिनेश ने उलाहना दिया। काहे, किशोर सक पकाया। अरे भैया हिंदी गाना पर भी यहाँ कौनो नाचता है का। भोजपुरी लगाव वे, तब वाड़ी में जोश आएगा, किशन ने कहा और डीजे की ओर बढ़ा। उसकी देखा देखी बाकी भी साथ हो लिए। का भैया पैसा कम मिला है का, किशन ने डीजे की गाड़ी में बैठे नौजवान से कहा। अरे नाही भैया, का हुआ, डीजे वाले ने नम्रता से कहा। वह बारातियों से नम्रता से ही पेश आना सही मानता था, क्योंकि इनके मूड का कोई भरोसा नहीं होता कि कब किस बात का बतंगड़ बना दे। ई का बक एट दी फाने हो, भैया का ब्याह है और बारात ना ही नाच रही मर्दे। बंद करो ई हिंदी बकैती और लगाव भोजपुरी, किशोर ने डपट दिया। लगावत है भैया, लगावत है, कहकर डीजे ने सीढ़ी बदली। लगा वेलू जब लिपस्टिक। बस इतना लगना ही था कि जैसे सभी में 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया। बाराती यूं नाचने लगे मानो मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। किशोर, दिनेश, किशन और राघव भी अब मिर्गी वाले दल में शुमार हो चुके थे। किशन और दिनेश राघव को घेरे नाच रहे थे। गाना पूरे जोर पर था।
बाराती बेसुध नाचे जा रहे थे। उनके नाचने से धूल, मिट्टी के गुबार उठ रहे, नाचे जा रहे थे। उनके नाचने से धूल, मिट्टी के गुबार उठ रहे थे। अरे राघव, तुम्हें एक बात बताए, तुम ससुरे होश खोकर नाचोगे। किशन ने नाचते नाचते जोर से कहा। राघव बोला, कुछ नहीं। नाचते नाचते प्रश्नवाचक इशारा कर दिया। बड़के भैया के जो ससुराल वाले हैं ना, वो अनु की रिश्तेदारी में है और अनु भी घरातियों के यहाँ आई हुई है। किशन ने यह बात राघव के कान में कही। अब राघव का नाचना एकदम से बंद हो गया। वो ये सुनकर हैरान था। दिनेश ने हाथ से वधू के घर की ओर इशारा किया। छत पर लड़कियां खड़ी थी और बारात को देख रही थी। उन लड़कियों में एक लड़की अनु की तरह ही लग रही थी। यह अनु ही है। राघव का मन नाच उठा। अब उसमें करंट आ चुका था और वह दुगुने जोश से नाचने लगा। नाचते नाचते चोर नजरों से वह अनु की ओर देख लेता। ले बेटा, इनकी बैटरी चार्ज हुई गई डबल पावर से, किशन ने छत की ओर देखते हुए कहा। अनु की नजरों ने भी राघव को ताड़ लिया था। जब कोई आपका हमेशा पीछा करता हो और आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए नित नए तरीके आजमाता हो, उस पर आपकी बाली उम्र हो, तो आप उस शख्स को हजारों की भीड़ में भी पहचान सकते हो। वैसे अनु इतनी बेवकूफ़ भी नहीं थी कि रोज नए नए बहानों से अपने आसपास घूमने वाले राघव को न पहचान सके। जब राघव को आभास हुआ कि अनु यही देख रही है, तो वह दीवानों की तरह नाचने लगा। अब वह खुद को सारे बारातियों से अलग दिखाना चाहता था। अब बारात द्वारे तक पहुंच चुकी थी और मौका देख किशन डीजे की ओर चुपके से खिसक लिया। भैया, बारात द्वारे पहुंच चुकी है, शो स्टॉपर चलाओ अब, किशन ने डीजे वाले को कहा। शो स्टॉपर? डीजे वाला थोड़ा दुविधा में दिखा। अरे वो चीज जिससे शो रुकता है, सबसे लास्ट वाला और सबसे धांसू वाला, किशन ने फिर पहेली बुझाई। ऐसा कहो ना, नागिन धुन बजाना है। डीजे ने पहेली बूझ ली और अगले ही क्षण डीजे से बीन की धुन निकलने लगी। इस धुन को सुनते ही घराती, बाराती, सबका ध्यान बारात की ओर गया और छतों पर लड़कियों की भीड़ लग गई। सब जानते थे कि इस धुन के बजने का अर्थ है कि अब बढ़िया पागलपन देखने को मिलेगा। जैसे ही बीन बजी, किशोर, दिनेश और किशन ने राघव के आसपास घेरा बना लिया और अपने गमछे, रुमाल निकालकर मुंह पर लगाकर हाथों से खींचकर प्रतीकात्मक बीन बनाने लगे। राघव उनके इरादे समझ गया। ई का है बे, मुझे नागिन नहीं बनना है, राघव ने चोर नजरों से छत की ओर देखते हुए कहा। चुप साले, अब तेरी ही बारी है। याद है ना, पिछले लगन में हम तीनों नागिन बने थे, केवल तू बचा था, अब बनना ही होगा। किशोर ने भी गमछे के छोर को मुंह में फंसाते हुए कहा। तो वही छत पर अनु भांप चुकी थी कि राघव नागिन डांस करने वाला है। वह और उत्सुकता से देखने लगी। अबे अनु, देख रही है, देख कितने उत्साह से देख रही है। चल नाच के दिखा, ना ही तस भौजी के दिल टूट जाई और देख का पता तोहरे डांस से इम्प्रेस हो जाए। मौका मिला है तो छोड़ मत बकलोल, दिनेश ने उसके कान में खुसफुसाते हुए कहा। राघव तुरंत दिनेश की बातों के मोहजाल में फंसता नजर आया। उसने एक नजर अनु को देखा। अनु की नजरें अपनी ओर पाकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अरे डीजे वाला बजा नागिन का डीजे रिमिक्स, किशोर जोर से चीखा। ने तुरंत बीन की सामान्य धुन रुकी और अब उसकी जगह ले ली बीन के रिमिक्स वर्जन और बीट्स बढ़ने लगी और बारात नशेड़ियों की भांति झूमने लगी। अब तीनों के बीच घिरे राघव ने भी आव देखा न ताव और अपने दोनों हाथों से नाग के फन की मुद्रा बनाई और माथे पर लगाकर लहराते हुए तीनों को डसने का अभिनय करने लगा। अनु की हंसी छूट गई, उसके साथ अन्य लड़कियां भी हंसने लगी। अनु को हंसते देख राघव में जैसे वाकई में किसी नागिन की आत्मा का संचार हो गया। अब वह बीन की तेज धुन पर झूमने लगा और बीच बीच में डंसने का प्रयास करने लगा। बाकी तीनों अपनी प्रतीकात्मक बीन से उसे छेड़ने का प्रयास करते और उसके दंश से बचने के लिए उछल पड़ते। अब सारी बारात वहां इकट्ठा होने लगी। गजब समा बंध गया था, लेकिन अब न तो राघव को होश था और न ही बाकी तीनों को। जैसे जैसे धुन तेज होती गई, राघव के लहराने में तेजी आती गई और आखिरी स्टेप के तौर पर वह जमीन पर लौट गया।
अब सभी बाराती पुनः राघव की ओर घेरा बनाकर नाचने लगे और राघव अपने फन रूपी हाथों को माथे पर लगाए हुए बेसाख्ता जमीन पर लौट लगा रहा था। आखिरकार नागिन धुन खत्म हुई और अब समय था बारातियों के स्वागत का। नागिन धुन के खत्म होते ही अचानक राघव को होश आया। उसने सभी बारातियों को अपनी ओर देखते पाया तो सकपका गया। एकरी बहिनिया का मन ही मन गरियाते हुए वह उठा और अपने तन से मिट्टी छड़ने लगा। बहुत शानदार गुरु, तू तत्सारे सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए, शानदार नाचे वे, कहकर किशोर ने 500 का नोट लहराते हुए राघव की जेब में खोस दिया। अब चलता हूँ, द्वार पूजा होने वाला है, भैया के साथ रहना पड़ेगा। तुम लोग जाकर सभी बारातियों के संग मीठा वीठा निपटा कर खाना खा लो, फिर रहना रात भर साथ, ठीक है? और किशोर वहां से तुरंत भाई के रथ की ओर बढ़ा। भाई को नीचे उतार का मंडप की ओर ले गया। मुखिया और घनश्याम के साथ ही नाव हरिप्रकाश भी दूल्हे को घेरे आगे बढ़ रहे थे। दुल्हन के भाई ने आगे बढ़कर दूल्हे को पान खिलाकर स्वागत की रस्म पूरी की और गले लगा लिया। राघव और तिकड़ी यह सब देख रही थी। चिंता मत कर राघव, अनु का भाई भी तो है, ऐसे ही पान खिलाएगा, किशन ने छेड़ते हुए कहा। चुप सारे, इज्जत का फ्लूदा बनाए दिए नचा नचा कर। अब अनु का सोचती होगी मेरे बारे में। सहसा उसे अनु के छत पर होने का एहसास हुआ और उसने छत की ओर देखा। अनु उसकी ओर देखकर हंस रही थी। हाय करीजा, राघव के मुंह से निकला। दिनेश और किशन ने छत की ओर देखा। अनु को मुस्कुराता देखकर वे खुश हुए। इसी के साथ अनु को उनकी मौजूदगी का आभास हुआ और वह तुरंत नीचे कमरे में चली गई। लागल रहा भाई, कल सुबेरे ही अभिजीत के गाना भी हमसे ले लेना अब मोबाइल में। दिनेश के इतना कहते ही तीनों हंस पड़े। हाँ तो भैया वेचन, केतना में सौदा हुआ। घर के बरामदे में तख्ते पर बैठे हुए बेचन की ओर बढ़ते हुए रामानुज ने पूछा। हुआ स्थिर थी किंतु ठंडक बनी हुई थी। बेचन तख्ते पर बैठे गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे थे। अरे का बताए रामानुज, अहर त साला इंसान की भी कीमत नहीं है जमीन का भला। कौन कीमत? फिर भी कुछ तब बताओ, केतना में सौदा हुआ? भैया बेचे नहीं है, गहाने रखे हैं, बस बिटिया के शादी और विदाई का इंतजाम हो गया है जैसे तैसे। बेचन के चेहरे पर चिंता के गहन भाव थे। आखिर जमीन ही तो बची थी, बाप दादाओं की निशानी में उसका भी आज सौदा हो गया था। महेंद्र भी बड़ा परेशान रहता है, भौजाई की बीमारी ठीक ही नहीं हो रही। बेचारा दिनों दिन सूख के कांटा हुआ जा रहा है। रामानुज अब तख्ते पर बैठ चुके थे। चलो कोई बात नहीं, सब ऊपर वाले की माया है भैया। वेचन ने आकाश की ओर देखा। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, सिर्फ कुछ दिन और तकलीफ है। भगवान ने तीनों को ऐसे ऐसे बेटे दिए हैं, देखना जब उनकी नौकरी लग जाएगी सब परेशानी झटका में खत्म हो जाएगी। रामानुज ने उम्मीद बंधाते हुए कहा। चाचा लस पानी पी लस। कुसुम हाथ में एक कटोरी में गुड़ और लोटे में पानी लेकर बेचन को थमाते हुए बोली। अरे खुश रहा बिटिया, रामानुज ने आशीष दिया। कुसुम गुड़ की कटोरी और लौटा तख्ते पर रखकर वापस कमरे में चली गई। बेचन कुसुम को देखकर मनवा जुड़ा जात है। कितनी गुणवान और संस्कारी बिटिया है, इसके जाने के बाद घर सूना हो जाएगा। रामानुज ने बेंचन की ओर देखते हुए कहा। बेंचन कुछ न बोला। भैया पेपर में देखे, रेलवे में भर्ती की परीक्षा है, फार्म निकला है। छुट्टन ने 3 कटिंग चाय बाकड़े पर रखते हुए कहा। बाकड़े पर राघव, दिनेश और किशन बैठे हुए थे। रोज की तरह आज भी वे छुट्टन की दुकान पर हाजिरी बजाने पहुंच गए थे। कहाँ निकला है? राघव लगभग उछलते हुए ही बोला। अब आप ही पढ़ लियो, अखबार समनवा ही रखा है। छुट्टन चाय के खाली गिलास टेबलों से उठाते हुए बोला। अरे यार, ये तो महाराष्ट्र रेलवे बोर्ड का विज्ञापन है। राघव ने विज्ञापन को देखकर कहा। अबे महाराष्ट्र की वैकेंसी का विज्ञापन भला यूपी बिहार में काहे दिया गया है? किशन ने अखबार में झोंकने का प्रयास करते हुए प्रश्न किया। अरे हमें इससे क्या क्या कहते हो, फार्म भर दे। दिनेश कुछ सोचते हुए बोला। अबे पगलाए गया है का? अब यूपी से बंबई जाकर परीक्षा देगा? यहाँ तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, वहां भला काहे सिलेक्शन होने लगा। किशन ने अपनी बात रखी जो वाकई विचारणीय थी। अरे भैया, इससे पहले कभी ऐसा विज्ञापन यहाँ आया? छुट्टन ने तीनों को संबोधित करते हुए कहा। तीनों ने उसकी ओर प्रश्नवाचक नजरों से देखा।
अपनी कड़छी से चाय को भगोने ने उछाल उछाल कर धार बनाते हुए छुट्टन ने कहना जारी रखा। देखो भैया, इस बार का रेल मंत्री अपने यहाँ का ही है, शायद इसलिए वहाँ का विज्ञापन यहाँ आया हो। कहना का चाहते हो? किशन ने प्रश्न किया। देखो भैया, अगर नेता अपना है तो जाहिर सी बात है भर्ती में अपने लोगों को प्राथमिकता जरूर मिलेगी। तो मेरे हिसाब से यही बढ़िया मौका है, जाकर अपनी किस्मत आजमाओ, का पता इस बार खुल जाए। कहने के साथ ही छुट्टन ने कड़छी से चाय की कुछ बूंदें हथेली पर रखी और चाट कर स्वाद परखने लगा। वैसे भी यहाँ बैठे बैठे तो कछू उखड़ने वाला ना है, और इसी बहाने थोड़ा बाहर भी घूम आओगे, मन भी बहल जाएगा। छुट्टन ने आखिरी सलाह दी और चाय के भगोने को नीचे उतार लिया। अब तीनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। मैं तो कहता हूँ के चलते हैं, परीक्षा देंगे, इसी बहाने थोड़ा बम्बई घूम लेंगे, किशन ने कहा। नतीजा चाहे जो रहे लेकिन मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। दिनेश ने समर्थन किया। माई बाबू को मनाना पड़ेगा, राघव चिंतित स्वर में बोला। अरे वो तो तुरंत मान जाएंगे, देखो परीक्षा में अभी काफी दिन है, कुसुम का ब्याह भी निपट जाएगा तब तक, तो चले जाएंगे, लेकिन सबमिशन कर देते हैं, टिकट का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा, चालू टिकट ले लेंगे फूलपुर से, क्या कहते हो? किशन ने अपनी बात रखी। जब सबका मन हो ही गया है तो फिर ठीक है। अगला मिशन बम्बई, अरे ना ही मुंबई, दिनेश ने अखबार वापस हाथ में लेते हुए कहा। कुसुम की शादी निपट चुकी थी, गौना भी हो गया। इसी बीच थोड़ी बहुत हील हुज्जत के पश्चात तीनों के माता पिता ने मुंबई जाने की इजाजत दे दी। अब तीनों स्टेशन पर थे। 3 जनरल देना भैया बम्बई का, कामायनी से। टिकट किशन ने निकाला। हर बार की तरह इस बार भी तीनों ने खर्च बांट लिए थे। तीनों के पास बक्से, अटैची और बैग थे, जिनमें सामान ठूंस कर भरा गया था। जाते जाते माँ ने जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा खाने का सामान दे दिया था, जिस कारण बैग अनावश्यक रूप से भारी हो गए थे। तय समय के अनुसार ट्रेन धड़धड़ाते हुए प्लेटफॉर्म पर आई। ट्रेन के आते ही सबसे पहले भगदड़ मचती है जनरल वालों की। वही हाल यहाँ भी हुआ। अरे दिनेश, राघव, अरे भाग सारे, बोगिया में चढ़े के ना मिली ना ही तत्स, किशन ने ट्रेन धीमी होते देखकर चिल्लाते हुए कहा। ट्रेन की बोगियां नियत स्थान पर ही रुकी और तीनों भागते हुए अपना सामान समेटे जनरल डिब्बे में प्रवेश की जद्दोजहद में लग गए। अबे सामान छोड़ के एक जन पहले चढ़ जाओ, समझे, सामान बाद में चढ़ा लेना, किशन ने दौड़ते भागते सलाह दी। अब राघव स्थूल शरीर का था, उसे बाद में चढ़ने को दिक्कत होती, इसीलिए पहले उसे ही धकेलने की कोशिश होने लगी। सारे सब के सब गंवारे हैं का यहाँ, दरवाजे पर ही धूनी रमाए बैठे हैं। राघव किशन और दिनेश के धक्के से भीड़ को धकियाता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ा। इसी के साथ वातावरण में शोरगुल बढ़ गया। हर कोई चढ़ने की जद्दोजहद में एक दूसरे को कोस रहा था, धकिया रहा था। चाचा तनिक पिछवा हट सी। अरे आगे वाला घिसकी तब न हम सरकी यहाँ से। अरे हमरी धोती पर से पाँव हटाओ सारे। अरे काका धोती पहने हो तो चढ़ने के पहले कस लिए होते। अरे हमार समनवा तस चढ़ावे दसी। हाँ डाल द हमरे कपारे पे ससुर। ई बोरा केकर है बे? अरे ओले जिन लज्जा, नमकीन और गुड़ फूट फट जाई। बम्बई जाई के फरसान के दुकान खोले वाले रहस का। गिरते पड़ते राघव आखिरकार बोगी में चढ़ ही गया। अब बारी थी सामान खींचने की। अटैची पकड़, कहते हुए किशन ने अटैची को सर पर ही रखकर चढ़ने वालों के ऊपर से ही बोगी के अंदर घिसका दिया। दूसरी ओर से राघव ने लपक कर अटैची को तुरंत अंदर वाली एक सीट पर रख दिया। अब बारी दूसरी अटैची की थी। अब की बार दिनेश खुद अटैची सर पर रखे भीड़ को धकियाते हुए आगे बढ़ा। अरे माई बोरिया भी भर दिए है, अब कौन समझाए इन्हें। ट्रेन में चढ़ने में कितनी दिक्कत होती है, वह भी चालू टिकट में। किशन बोरियों को घसीटते हुए बोला। राघव एवं दिनेश ने एक बोरी और अटैचियां अंदर खींच ली थी। किशन को प्रवेश करने में खासी कठिनाई हो रही थी। अचानक पीछे से एक जोर का धक्का लगा और किशन भी बोरी सहित बोगी में गिरा। किस्मत अच्छी थी कि यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त रखी हुई बोरियों पर गिरा, वरना मुंह फूटना निश्चित था। अरे अनहरू, अंधा, बोरिये पे गिर के ही संतोष मिला आखिर। ससुर नमकीन लड्डू सब फोड़ दी है। बोरियों की रक्षा करते एक उम्रदराज ने किशन पर बिफरते हुए कहा। काका,
कौनो सोना चांदी रखे हो का बोरिया में और गैलरी में रखे हो कौनो आंख खोल के भी चली तो भी लपेटे में आ जाई। राघव ने किशन के बचाव में मोर्चा संभाला। दिनेश ने तुरंत मोर्चा संभाला और सीटों पर राघव द्वारा रखे गए सामान को हटाकर धींगा मुश्ती करते हुए जगह बनाई। राघव, किशन, अरे छोड़ो यार उसे, जल्दी आ जाओ वरना सीट ना ही मिलेगी। दिनेश की आवाज़ से उन्हें सीट सुरक्षित होने का ध्यान हुआ। जनरल में सीट मिलना किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं होता। जिस सीट पर पहले जो बैठ जाए वो सीट उसी की होती है और यहाँ राघव ने पहले ही सामान सीटों पर लादकर मैदान मार लिया था। अब दोनों सब कुछ भूलकर अगल बगल की सीटों से लटकते हुए अपने सामान तक पहुंचे। चलो अब सामान तनिक व्यवस्थित करो और जल्दी पसरो, भीड़ बढ़ रही है, बाद में दिक्कत हो जाएगी। दिनेश ने इतना कहकर सामान हटाकर सीट के नीचे ठूसना शुरू किया और राघव ने सामान के हटते ही मिली खाली जगह पर तशरी टिका ली ताकि कोई और मौके का फायदा उठाते हुए बैठ न जाए। अब सब सामान सीट के नीचे था और राघव, किशन, दिनेश एक ही बर्थ पर लद गए। इसी के साथ ट्रेन की सीटी बजी और धड़धड़ करती ट्रेन आगे बढ़ चली। पेड़ों और छोटे छोटे मकानों की लड़ियां पीछे छूटने लगी और हवा के बहाव के कारण थोड़ा सुकून मिला। बोगी की हालात दयनीय थी। जिसे जहां जगह मिली उसने वहां कब्जा कर लिया था। गैलरी में 2 सीट्स के मध्य वाली जगह में, दरवाजे पर, यहाँ तक कि शौचालय तक लोग अखबार बिछाकर पड़े हुए थे। यदि किसी को इसी बीच सुसु करने भी जाना हो तो वह भी 100 बार सोचेगा, फिर ही आगे बढ़ेगा। इसके बावजूद तीनों के लिए सबसे बड़ी राहत सीट का मिलना ही था। पहली बार वे अपना गांव छोड़ कहीं बाहर जा रहे थे। गवई लहजे में कहे तो परदेस जा रहे थे। उनका स्वाभाविक अल्हड़पन, बेफिक्री ट्रेन की बढ़ती रफ्तार के साथ ही कहीं गुम होती दिख रही थी। ट्रेन किसी पुल से गुजरी, लोहे के पुल से होती खड़खड़ाहट उनके दिल के अंदर तक सुनाई दे रही थी। एकटक खिड़की से बाहर देखे जा रहे थे। लहलहाते पीले पीले सरसों, गन्ने के 8-8 फुट ऊंचे खेत, चरखे से निकाले जाते रस, मिट्टी के सफ़ेद घर, 2 तल्ले के, 1 तल्ले के छोटे बड़े मकान, सब तेजी से पीछे छूट रहे थे। बीच बीच में दीवारों पर चूने से लिखे किसी हकीम के विज्ञापन भी जा रहे थे, जिनका मजमून एक ही होता था। बस कुछ अंतराल बाद हकीम आलम की जगह हकीम सुलेमान ले लेता था और इसी के साथ पीछे छूट रहे थे किशन, राघव, दिनेश। उनका मन, उनकी आत्मा अभी भी उन्हीं खेतों, क्यारियों, मकानों, खड़ंजों में भटक रही थी। केवल शरीर आगे बढ़ रहा था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में बताऊंगी। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए